आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ जो यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत काल के दौरान विभिन्न प्रकार के जो व्यवस्था थी उसके संदर्भ में बात करने की, उस पर एक प्रमुखता से जो प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले जो है हम महत्वपूर्ण जो हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं वो महाभारत काल में विशेष तौर पर उसके समालोचनात्मक संस्करण, उसके उपरांत जो है जो परिवार क्या है, विवाह क्या है, विवाह के प्राचीन प्रकार क्या हैं, ओके, और इस प्रकार से जो है वो नातेदारी व्यवस्था क्या है, इन सब और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो है यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से जो हम आपसे रूबरू होंगे। तो आइए देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ में। सबसे पहले हमने कल भी बात की थी महाभारत के समालोचना संस्करण के बारे में। वी एस सुक्तांकर के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में जो है इस कार्य को आरंभ किया गया था। और इसमें जो है जिन चीज़ों से मुख्य तौर पर जो महाभारत की जो मूल कथा है वो मेल नहीं खाती, उन सब चीज़ों पर जो है इसमें विशेष तौर पर जो है उसका अलग से जो उल्लेख किया गया है वो परिशिष्टों के माध्यम से, जो पाठ टिप्पणियाँ फुटप्रिंट्स हैं उसके माध्यम से जो है यह जो है 1966 ईस्वी में जाकर जो है संपूर्ण हुआ था। उसके बाद परिवार, जैसे हम लोग जानते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार एक सामंजस्य है, एक तालमेल का जो है एक मूलभूत एक इकाई है, समाज का एक मूल जो है स्वरूप है। तो इसी प्रकार से अगर हम उस समय की बात करते हैं तो परिवार जो है विभिन्न प्रकार के परिवार होते थे। पहला जो इसका प्रकार था वो था एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में जिस प्रकार से वर्तमान समय हम देखते हैं कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, ठीक है, उनका विवाह होता है और इस प्रकार से उनका परिवार जो है संचालित होता है। तो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो एक विवाही परिवार कहलाता था। सेकंड जो होता था वो बहुपति जो है विवाही परिवार। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि बहुपति, जहाँ पे एक स्त्री के एक से अधिक पति, इनकी बहुपति जो हुआ करते थे, दो या दो से अधिक पति, तो वो जो है इस प्रकार के जो परिवार होते थे वो क्या कहते हैं, बहुपति विवाही परिवार कहलाते थे। ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है बहु पत्नी विवाही परिवार भी है। और इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं, अगर मैं दोनों के उदाहरण दूं तो आप बहुपति विवाही परिवार जो है आप इसमें से देख सकते हो। ये हमारे जो है वो हमारे जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, जनजातीय जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के भी, उसमें भी आप इस व्यवस्था को जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पे बहुपत्नी विवाही परिवार जो है ये आप जो मुस्लिम जो हमारे बंधु हैं उसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो देखी जा सकती है। उसके बाद जो है वहाँ पे एक रक्त संबंधी परिवार भी आता है। तो रक्त संबंधी परिवारों में उसमें क्या है, जहाँ पर जो है वो चचेरे ममेरे फुफेरे इस प्रकार से रक्त संबंधी लोगों के बीच में जो वहाँ जहाँ पे विवाह होते हैं और वो परिवार बनते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो एक रक्त संबंधी विवाही परिवार भी उसे कहा जाता है। तो अगला जो इसमें आता है वो आता है इसमें पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय और मातृवंशीय के बारे में। पितृवंशीय जहाँ पे पिता घर का मुखिया उसके नियम अनुसार, उसके आदेशानुसार जो है वो मतलब उस संबंधित परिवार का जो है वो जो मिलना जुलना, किस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेलजोल है, वो सब चीज़ें उस पर निर्धारित होती हैं। और संपत्ति और ज़मीन इत्यादि पर भी जो मुख्य तौर पर जो उनका नियंत्रण रहा करता है। मातृवंशीय में फ़र्क ये है कि पितृवंशीय में पिता घर का मुखिया होता है और मातृवंशीय में जो है वो माता घर की मुखिया हुआ करती है। और उसके उपरांत जो है उसकी जो अगली जो महिला जो शक्ति है, मातृ जो शक्ति है, वो उसका जो उत्तराधिकारी बन जाया करती है। नवस्थानीय परिवार क्या होता है, जिस प्रकार से जो है वो विवाह होता है, विवाह के उपरांत जब भी बच्चों का विवाह जो है वो किया था, उसके उपरांत जो है कुछ किसी नई जगह पर जाकर जो है उनके लिए जो वो घर बनाया जाता और वहाँ पर वह जो परिवार था वो अपने घर के अपने उन परिवारों के साथ, मतलब स्त्री पुरुष और उसके होने वाले बच्चे हैं, वो वहाँ पर जाकर जो हमेशा के लिए आबाद इनके सेटल हो जाया करते थे। उसके बाद जो है ग्रामीण परिवार में भी आप इसमें देख सकते हैं मुख्य तौर पर जो है ये कृषि पर आधारित हुआ करते हैं, जिसमें जो परिवार के जो समस्त सदस्य थे वो कृषि कार्यों में भी अपनी भागीदारी दिया करते थे। नेक्स्ट बात है वो नगरीय परिवार। इसमें मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि कोई हमारे परिवारों में से, हमारे रिश्तेदारों में से जो कोई व्यक्ति जो वो शहर चला जाता है, उसके उपरांत जो वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी वहाँ पर ले जाता है, उस प्रकार के जो है वो नगरीय परिवारों के रूप में उसे परिभाषित किया गया है। और अगला जिसमें जो मुख्य तौर पर जिसमें आता है वो आता है आपका संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में भी आप इसमें देख सकते हो कि उसमें जो है वो मुख्य तौर पर संयुक्त परिवार उस परिवार को कहा जाता है जो जिसमें 3-4 पीढ़ियां जो है वो एक साथ एक छत के नीचे जो रहा करती हैं।
जिसमें आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से उसमें जैसे पिता हैं, ठीक है, दादा हैं, उनके भाई हैं, और इस प्रकार से सारे के सारे जो रिश्तेदार हैं वो उसमें जो है उसमें शामिल हुआ करते हैं। और एक इसमें अलग से रहता है, इसमें एकल परिवार, इसको न्यूक्लियर फैमिलीज भी कहा जाता है। न्यूक्लियर जैसे आपने नाभिकीय विखंडन के उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जो पिता है उसकी 3 संतानें हैं, तो वो 3 परिवार बनते हैं। फिर उसी प्रकार से जो उनकी जितनी संतानें होंगी वो इस प्रकार से जो वो मल्टीप्लाई हो जाया करते हैं। इस प्रकार से जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ या नाभिकीय एकल परिवार भी से संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे नातेदारी व्यवस्था, ठीक है। अब नातेदारी व्यवस्था विशेष तौर पर आपने इस प्रकार से समझना है कि जो नातेदारी व्यवस्था होती है वो जिसको हम साधारण तौर पर रिश्ते नाते कहते हैं, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, तो वो सब चीज़ें जो उसमें शामिल हुआ करती हैं। अब इसके प्रकार के बारे में इस पर जो वो 2 प्रकार की इसकी जो वो इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला जो आता है वो आता है रक्तमूलक नातेदारी, ठीक है। पहला है वो संबंधी जो हमें रक्त से, हमारे खून से जो जुड़े होते हैं। और सेकंड इसमें जो आता है वो विवाह मूलक आता है, जिसके मतलब विवाह होने के उपरांत जिन लोगों से हमारा जो संबंध बन जाता है या विवाह के परिणाम स्वरूप जो संबंध स्थापित होते हैं उन लोगों को विवाह मूलक नातेदारी भी कहा जाता है। अब रक्तमूलक नातेदारी भी 2 तरह की होती है। एक रक्तमूलक जो नातेदारी है ये भी जो वो 2 तरह की होती है। एक रैखिक नातेदारी होती है, एक क्षैतिज नातेदारी व्यवस्था होती है। इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जो वो डबल इसमें ये नातेदारी इसमें छप गया है। तो क्षैतिज नातेदारी और रैखिक नातेदारी में फ़र्क क्या होता है। रैखिक नातेदारी आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे परदादा है, दादा के बाद दादा है, दादा के बाद पिता है, पुत्र है, पौत्र है, यानी कि एक रेखा में, एक सीधी रेखा में जो नातेदारी जो चल रही है वो कहलाती है रैखिक नातेदारी। और क्षैतिज क्या हो गया, क्षैतिज हो गया जैसे कि चाचा है, ताया है, दादा के भाई हैं, ठीक है, नाना है, नाना के भाई हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब वो मामा है, मीन्स आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से एक सीधी रेखा में है वो रैखिक नातेदारी, और जो थोड़ा सा इधर उधर होके इनकी भाई, जैसे पिता के भाई हो गए, दादा के भाई हो गए, इस प्रकार की जो नातेदारी है वो क्षैतिज नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और विवाह मूलक नातेदारी जो है वो इस प्रकार से होती है, जैसे सास हो गया, ससुर हो गया, जीजा हो गया, साला हो गया, साली हो गया, ठीक है। और बुआ तो हमारा रक्त मूलक है, लेकिन जो फूफा हैं वो जो है वो क्या होंगे, हमारे विवाह मूलक होंगे। जैसे बहन जो है वो हमारी रक्त मूलक नातेदारी में आएगी, लेकिन जो वो जो जीजा होंगे वो किस में आएंगे, विवाह मूलक नातेदारी में आएंगे। ओके, उसके बाद जो है वो हम अगला जो करने जा रहे हैं वहाँ पे विवाह के बारे में इसमें करने जा रहे हैं। और विवाह और परिवारों में आप बहुत हद तक जो वो एक जैसी जो समानता उसमें देखोगे। जैसे विवाहों के प्रकार जो है, जैसे एक विवाह में क्या होगा, एक स्त्री होगा, एक पुरुष हो गया। जो है दूसरा जो आता है भ्रातृ बहुपति विवाह। भ्रातृ बहुपति विवाह क्या होते थे, उसमें जो है आपने ये उदाहरण जो है वो आपने महाभारत काल में भी देखा होगा, जहाँ पे जो है वो जो पांडवों की एक ही पत्नी इनकी द्रौपदी हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर वहाँ पर क्या हुआ, इसी प्रकार से जो वहाँ पे एक ही स्त्री के 1, 2 या 2 से अधिक जो है वो पति वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। और उसके लिए जो कुछ नियम बने हुए थे, अर्थात कितने समय के लिए वहाँ पर जो वो उनका उस स्त्री पर जो है वो अपनी पत्नी पर जो वो अधिकार रहेगा, ठीक है, किस प्रकार से उसका काम आएगा। और सबसे पहला जो हक होता था वो बड़े भाई का उसमें हुआ करता था। उसके उपरांत जो यह क्रम जो वो बाद के समय जो चला जाता था। और पुत्री इत्यादि में भी इसी प्रकार का जो क्रम इत्यादि जो वो उसमें उसका अनुपालन जो वो किया जाता था। फिर अगला जो आता है वो गृह भातृ बहुपति विवाह आता है। तो उसमें जो है ये जो होते हैं वो उस स्त्री के जो 1 से अधिक पति होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, सगे भाई नहीं होते हैं। जहाँ पे जो वो जो लिंग जो अनुपात है वो बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में जो है इस प्रकार की व्यवस्था को वहाँ देखा जा सकता है। और इस प्रकार से जो वो एक निश्चित क्रम होता है जहाँ पे जो उसके उदाहरण जो उसमें उसको दिया गया होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो वो जो गैर भ्रातृ बहुपति जो विवाह है उस आधार पर ही जो है उसमें जो उसका जो बच्चों का निर्धारण है वो भी उसी के आधार पर किया था। हालांकि इसमें एक धनुष बाण की प्रथा भी थी, जिसमें जो वो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता था उसी के उपरांत जो है वो वहाँ पे जो धनुष बाण जो है वो उपहार करने पर जो है वह उसे संकेत के रूप में उसे देखा जाता था कि वह उसे जो वो गोद लेना चाहता है, ठीक है, वह उसे जो अपना नाम देना चाहता है, ठीक है। बहुपत्नी विवाह भी हो गया। उसके बाद आता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होता है, जब व्यक्ति जो वो अपनी जाति, अपने गोत्र, अपने टोटम, अपने गाँव के भीतर वैवाहिक संबंध स्थापित करता है वो अंतर्विवाह है। बहिर्विवाह जब व्यक्ति जो वो अपने गोत्र,
अपनी जाति अपने टोटम से बाहर जो है विवाह करता है वह बहिर्विवाह कहलाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जहाँ पर वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो एक क्या कहते हैं, इसमें अनुलोम और प्रतिलोम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, ऊंचे जाति की जो होती थी वो महिला हुआ करती थी और निम्न जाति का जो है वो उसका पुरुष हुआ करता था, और ये प्रतिलोम विवाह कहलाता था। और उससे उत्पन्न जो संतान हुआ करती थी वह चांडाल कहलाती थी। ठीक है, चांडाल के बारे में आप उसमें आगे भी इसमें पढ़ोगे। और अनुलोम विवाह जो है इसका विपरीत होता है, जहाँ पर क्या होता है कि पुरुष जो होता है उच्च जाति का होता है और जो महिला जो थी वो उसे निम्न जाति से संबंधित माना जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है विवाह के प्राचीन प्रकार। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि 8, क्योंकि मनुस्मृति में जो है वो मनुस्मृति क्या थी, एक जो स्मृति थी जिसकी जो रचना 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। पहला जो आता है ब्रह्म विवाह, अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाला और वेदों को जो शास्त्रार्थ से, ठीक है, उस योग्य वर्ग की तलाश करने के उपरांत जो है उसे उसका विवाह किया जाता था। देव विवाह, जहाँ पे देवताओं की प्रसन्नता के लिए होने वाले यज्ञ को करवाने वाले ऋषि से जहाँ पर जो विवाह किया था। तीसरा जो होता था इसमें आर्ष विवाह होता था। ठीक है, ये भी जो है वो आपको कल भी बताया था कि इसमें जो है वो गाय या बैल या एक जोड़ी जो है उसे जो वो उपहार स्वरूप दी जाती थी, जो उसका प्रतीक हुआ करता। प्रजापति विवाह में भी इसमें ये होता था कि तुम दोनों मिलकर जो है अपने दायित्वों का पालन करो, इस प्रकार से जो उसे कहा जाता था। फिर उसके बाद आता था असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि स्त्री पक्ष द्वारा, उनके वधु पक्ष द्वारा जो है वो कीमत ली जाती थी वर पक्ष से। ओके, और उस आधार पर जो उसे जो है वो एक कीमत उसे देखा था, उसे भी ऐसी दृष्टि से नहीं देखा था, उसे कहते थे असुर विवाह। अगला जो है गंधर्व विवाह, जहाँ जिसे प्रेम विवाह के रूप में देखते हैं, उसे भी वो निंदनीय दृष्टि से देखा था। राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। राक्षस विवाह जो था, जैसे जबरन जो है उठाई, जैसे रण क्षेत्र में जो है वो जबरन उठाई गई महिला के साथ जो उसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, वो भी राक्षस विवाह कहलाता था, वो भी निंदनीय दृष्टि से देखा था। और जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त या सोई हुई नशे में उन्मुक्त जो स्त्री है उसे जबरन जो है संबंध स्थापित करके जो उसे विवाह के लिए योग्य के लिए मजबूर करना, तो वो भी पैशाच विवाह बहुत ही निंदनीय दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि विवाह के प्राचीन प्रकार क्या थे, तो आपने कुल मिलाकर उसमें बताना है। उसमें 8 थे, उसमें प्रथम 4 जो थे वो उत्तम और अंतिम जो 4 थे वो निंदनीय दृष्टि से देखे जाते थे। अगला जो इसमें आता है वो स्त्री का गोत्र। हमने कल भी बात की थी कि 1000 ईस्वी पूर्व क्या हुआ कि एक ब्राह्मणीय एक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें समस्त व्यक्तियों को जो वो एक वैदिक ऋषि की उसको एक संतान माना गया, एक कुल का उसे माना गया। और ये जो है उसी के आधार पर जो है आपने कल भी हमने बात की थी कि जो है इसमें एक जो कन्या होती है उसे पिता का गोत्र के आधार पर उसे जाना जाता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो वो अपने पिता का गोत्र त्याग कर जो वो पति का गोत्र धारण कर लिया करती थी। और जो सगोत्र विवाह है ये इसके नियमों में शामिल है, उसका जो है पूर्णतः उसे निषिद्ध किया गया था। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो इसमें बात कही गई है, वर्ण व्यवस्था आपने जैसे दूसरे अध्याय में भी आपने इसमें पढ़ा है कि वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो एक पुरुष सूक्त मंत्र है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति है, और उस आधार पर जो उनके कर्म भी निर्धारित किए गए थे। और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।